हेलो गाइस, सो दिस इज लेक्चर नंबर 79 फ्रॉम क्लास 11th फिजिक्स और हम रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर पे थे जो कि चैप्टर नंबर 10 है फ्रॉम एच.सी. वर्मा. सो ये 8th थियोरेटिकल लेक्चर है इन दैट रिगार्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स. इसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे गाइस, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोना डिस्कस ओवर हियर इज कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. तो अभी हम रिजिड बॉडी की एक मोशन डिस्कस करेंगे जो कि ना ही प्योर रोटेशन होगा और ना ही प्योर ट्रांसलेशन होगा, और उसको हम एक लैब के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट है. पहले मैं समझा दूं कि एक लैब है, उस लैब की पर्सपेक्टिव से हमें कोई ए नाम की जगह है, उसके अंदर हमारी रिजिड बॉडी ऐसे रखी हुई है. सो दिस इज द पर्सपेक्टिव. लैब से कोई देख रहा है ए को एंड ए के अंदर रखी हुई है ये रिजिड बॉडी. तो लैब से डायरेक्ट आप रिजिड बॉडी को देखोगे तो उसमें ए के मोशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और इस रिजिड बॉडी के मोशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. तो दिस इज बेसिकली द पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा गाइस. सो आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दिस ए, जिसके अंदर ये रिजिड बॉडी है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये लैब की तरफ से देखा जा रहा है. सो यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो. एक लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और दिस इज आवर रिजिड बॉडी लाइक दिस. और यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि जब आप ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है. दिस इज द कैच. मतलब ये मैं ऐसा स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूँ दैट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए द रिजिड बॉडी इज इन प्योर रोटेशन. बट अभी क्या है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए खुद है वो बेसिकली ट्रांसलेट कर रहा है. दिस इज हैविंग अ मोशन, दिस इज अंडर ट्रांसलेशन, ऐसा समझ लो. इसके पास ट्रांसलेशन इनर्शिया है. दिस इज एन इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली, और ट्रांसलेशनल इनर्शिया है के पास. तो अगर कोई लैब से देख रहा होगा तो वो कैसे देख रहा होगा? वेल, एक तो जो रिजिड बॉडी है वो खुद में प्योर रोटेशन है बट विथ रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन ए खुद ट्रांसलेशन में है. तो अगर लैब के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो रिजिड बॉडी रोटेट भी कर रहा है एंड ट्रांसलेट भी कर रहा है. सो दैट्स वाई दिस इज कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन गाइज. तो अगर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी को मैं बताऊं, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू लैब, लैब के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल्स टू मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू लैब, लैब के रिस्पेक्ट में मोशन ऑफ ए, प्लस मोशन ऑफ दैट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी दैट विथ रिस्पेक्ट टू ए. ऐसा. तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था दैट लैब के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लैब लिखूंगा मैं उसको. दैट इज इक्वल्स टू मोशन ऑफ ए, मतलब जो रेफरेंस फ्रेम का जो मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू द लैब, प्लस मोशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो ये कंप्लीट सी रिलेशनशिप आ गई जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था. तो मैं उसको मैथमेटिकल अप्रोच में यहाँ पे लिख के और भी क्लियर कर दिया अपनी बात को कि मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे. सो ये सब बातें तो भाई इनर्शियल केसेस की थी, मतलब इनर्शियल मोशन की थी. व्हाट अबाउट द नॉन इनर्शियल केस? अगर मैं इस सेम चीज को नॉन इनर्शियल बातों पे लेकर जाऊं, दैट इज वी आर सपोजिंग ए रेफरेंस फ्रेम एज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ऐसा. तब बात बेसिकली क्या होगी? तब सबसे पहली तो चीज है जो हम एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं, ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगी. दिस डजंट होल्ड बिकॉज आर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल इन दिस केस. तो इस केस में ये तो अपना होल्ड नहीं करेगा. दिस इज वेरी मच क्लियर. बट जो F इज इक्वल्स टू एम ए है, इसकी डेरिवेशन में बेसिकली F इज इक्वल्स टू एम ए के थ्रू हम गए थे. अगर आपको याद हो तो जो टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू आई अल्फा था, उसकी डेरिवेशन F इज इक्वल्स टू एम ए के थ्रू आई थी. तो अगर मैं F इज इक्वल्स टू एम ए की बात करूं तो क्या F इज इक्वल्स टू एम ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए होल्ड करता है? पहले इसको मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि ये एक स्पेशल केस में करेगा जब आप सूडो फोर्स अप्लाई करो. तो सपोज करो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसकी कुछ एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द लैब एंड लैब इज बेसिकली इनर्शियल फ्रेम. तो उसके रिस्पेक्ट में कोई ए एक्सेलरेशन है ऐसे राइट में, ये सपोज करो. तो आपको हर एक पार्टिकल को इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उस पार्टिकल का मास सपोज करो mi है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन करना पड़ेगा. सो दिस इज बेसिकली द सूडो फोर्स जो आपको हर एक पार्टिकल पे लगाना पड़ेगा. देन ओनली दिस F इज इक्वल्स टू एम ए विल गेट वैलिड. तभी F इज इक्वल्स टू एम ए वैलिड होगा बाय अप्लाइंग अ सूडो फोर्स. तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था. और ये जो सूडो फोर्सेस हैं ऑब्वियसली सूडो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे अबाउट सम एक्सिस, नो डाउट इसमें. बट अभी तक बात वहीं पे आती है कि इसको क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इन दिस केस ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. तो द आंसर इज येस, बट ओनली फॉर अ वेरी स्पेशल केस. एक बहुत ही स्पेशल केस के तहत ही हम इस चीज को टाउ एक्सटर्नल, मतलब टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हैं. और वो वेरी स्पेशल केस क्या है, ध्यान से सुनना बेसिकली इस बात को. जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस के तहत हम टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, वो एक्सिस इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए एंड इस रिजिड बॉडी के प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. मतलब जिस प्लेन पे रिजिड बॉडी है उसके परपेंडिकुलर
एंड इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू आई अल्फा, तभी जाकर ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड होगी. सो दिस इज बेसिकली दैट स्पेशल केस. सो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, दैट इवन इफ मेजर्ड फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम होल्ड्स गुड, बट किस एक्सिस के अबाउट? उस एक्सिस के अबाउट जो कि रिजिड बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट रिजिड बॉडी. सो ये वो स्पेशल केस है. तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं और मैं मान रहा हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है अपना, इस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, वहां पे ही मैं ओरिजिन लूँ. एक्सिस पे कहीं भी मैं ओरिजिन ले सकता हूँ, तो जो सेंटर ऑफ मास पे ही मैं ओरिजिन ले रहा हूँ, उसके तहत मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं. हमारे पास वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, दिस वी ऑलरेडी नो. नाउ वी वांट टू राइट दिस टॉर्क, हमें ये टॉर्क लिखना है. तो टॉर्क आप कैसे लिख सकते हो? वेल, अपने पास ये सूडो फोर्सेस है जो लग रही है, बाकी की केसेस सेम है, जो एक्सिस वगैरह में बताया सेम है, passing through the center of mass and perpendicular to the plane of this rigid body, but because this frame is non-inertial, इसलिए ये ma force आएगा in the opposite direction of the acceleration और mi mass से multiplication करनी पड़ेगी जो particles की mass है. तो उन सब pseudo forces का अगर मैं torque लिखूं तो this sigma i ri vector cross product of minus of mi एक्सेलरेशन वेक्टर, ये मैं लिख सकता हूँ. आर आई वेक्टर इज व्हाट? द पोजीशन वेक्टर इस एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस से आप देख रहे हो तो कोई भी एक पार्टिकल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो दिस इज बेसिकली आर आई वेक्टर. ये हमारे पास आर आई वेक्टर है और ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, दैट इज एम आई ए वेक्टर. तो नेगेटिव क्यों लिखा? बिकॉज इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया हूँ मैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई नेगेटिव ऑफ एम आई ए वेक्टर. तो इसको ऐसा लिखा, दिस इज बेसिकली द टॉर्क. जो एक्सटर्नल टॉर्क में बोल रहा हूँ दैट इज द टॉर्क. एक्सटर्नल फोर्स क्या है? सूडो फोर्स है इस केस में. सो दैट इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा नेगेटिव ऑफ सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर. ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट इसको मैं ऐसे लिखा हूँ गाइस. अभी वापस से ये देखो क्या है, दिस इज अगेन सेंटर ऑफ मास से कहीं ना कहीं लेना देना है. मैं अभी पिछले लेक्चर में ही बताया था, तो इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ? माइनस एम एंड दिस इज व्हाट? सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कैपिटल एम. दिस होगा क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर. तो ये क्या है? ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास है हमारे पास. दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड मैं पहले ही बताया दैट आई एम कंसीडरिंग सेंटर ऑफ मास एज द ओरिजिन. तो ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर रहा हूँ, तो दिस बिकम जीरो. ये जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया. ये पूरा टर्म जीरो मतलब क्या? टॉर्क ऑफ दिस सूडो फोर्सेस. अगर इन सूडो फोर्सेस के टॉर्क का आप समेशन करोगे ओवर ऑल द पार्टिकल्स मेकिंग अप दिस रिजिड बॉडी, तो क्या होगा? बेसिकली वो जीरो होगा. ये मैं पॉइंट ऐसे बाहर लिया था, दिस इज नॉट बाहर. ये सपोज करो कि दिस इज रिजिड बॉडी, एक बड़ी सी रिजिड बॉडी है. आप ये मत समझ लेना कि रिजिड बॉडी के बाहर कोई भी पार्टिकल ले लिया आप, नहीं. ये रिजिड बॉडी वाला ही पॉइंट था, जस्ट मैंने इसको बाहर शो किया. तो सपोज करो कि रिजिड बॉडी थोड़ी बड़ी है हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए के अंदर ही है. तो यहाँ से देख लिया हमने के मतलब सूडो फोर्सेस को सम अप करेंगे अबाउट ऑल द पार्टिकल्स अबाउट दिस एक्सिस, देन हमारे पास जीरो आ रही है. इसका मतलब क्या है? दैट सूडो टॉर्क इज जीरो. आप ऐसे बोलो, दिस सूडो टॉर्क इज बेसिकली व्हाट? जीरो. तो अगेन हम इस चीज को ये लिख सकते हैं, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू आई अल्फा. में सूडो टॉर्क लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सूडो टॉर्क का समेशन हमने देखा वो अल्टीमेटली जीरो ही हो जा रहा है जब हम सम किए उसको थ्रू आउट ऑल द पार्टिकल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सेस. बट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, कोई किसी भी किस्म की कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, और इस पर्टिकुलर केस के लिए जब हमने एक्सेस बेसिकली सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ माना है और रिजिड बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर माना है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू आई सी एम अल्फा. ये इस बात को बेसिकली दर्शा रहा है कि जो हमने एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड टॉर्क कैलकुलेट किया, जिस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, वो बेसिकली एक स्पेशल केस वाला एक्सिस है. ये कोई भी नॉर्मल एक्सिस नहीं है जो आप कहीं से भी ले लो, ये बेसिकली वो स्पेशल केस वाला एक्सिस है गाइस. तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा और फर्दर मैं ऐसे ही लिखूंगा टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. और ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि ये इक्वेशन सिर्फ नॉन इनर्शियल रेफरेंस केस में ही वैलिड है, जिस केस को मैंने डिस्कस किया. तो वर्किंग रूल क्या होगा बेसिकली कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का? व्हाट विल बी द वर्किंग रूल? इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बारी. तो इसके लिए आपको सबसे पहले जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस रिजिड बॉडी पे लग रही है उसको लिस्ट करना पड़ेगा. एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, सबसे पहले इसको लिस्ट करना पड़ेगा. लिस्ट डाउन दी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी. उसके बाद इन एक्सटर्नल फोर्सेस का आप वेक्टर सम करोगे. वेक्टर सम करने के बाद ओवरऑल मास से डिवाइड कर दोगे रिजिड बॉडी के. देन यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट द एक्सेलरेशन वेक्टर. और एक्सेलरेशन वेक्टर किसका? बेसिकली सेंटर ऑफ मास का मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन वेक्टर. उसके बाद इन सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा, बट वो टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट निकालोगे? इन एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क निकालना पड़ेगा आपको. देखो मैं सूडो फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ये जस्ट एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी पे लग रही है. जो हमने रिजिड बॉडी कंसीडर किया उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है अपार्ट फ्रॉम द सूडो फोर्सेस दैट वी डिस्कस्ड. सूडो फोर्सेस की टॉर्क हमें नहीं लेनी है बिकॉज हमें पहले ही से पता चल गया कि सूडो फोर्सेस के टॉर्क का समेशन जब आप करोगे सारे पार्टिकल्स पे जो कि रिजिड बॉडी को बना रही है, देन इट विल बी जीरो. दैट्स व्हाई उस टॉर्क के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है बॉडी पे उस एक्सटर्नल फोर्सेस की टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ. तो उन सब टॉर्क को आपको निकालना है अबाउट कौन सी एक्सिस? वेल एक्सिस विल बी द सेम.
कौन सी एक्सिस? जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ऑफ दैट रिजिड बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिजिड बॉडी उसके, और उस सेम एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे निकालना पड़ेगा। बट एक बात आपको यहाँ और भी ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्सिस मैं बोल रहा हूँ वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। अगर लैब की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि एक लैब है, लैब से देख रहे हैं और ये ए रेफरेंस फ्रेम है, और ए रेफरेंस फ्रेम के अंदर हमारे पास रिजिड बॉडी है। तो ए रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो ये एक्सिस मैं ले रहा हूँ। हो सकता है लैब के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये वाला एक्सिस ना हो, कोई डिफरेंट एक्सिस हो, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सिस भी चेंज हो जाएगी। बट मैं यहाँ पे कंप्लीटली ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जो एक्सिस बोल रहा हूँ मैं। तो जब ये सब वेरिएबल्स आपके पास आ गई, तो जस्ट यहाँ पे टॉर्क ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ICM अल्फा, यहाँ से आपकी अल्फा निकल जाएगी फ्रॉम हियर, और एक्सेलरेशन तो मैं यहाँ पे बताया ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ से अगर अल्फा लिखो तो दैट इज दिस CM टॉर्क ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास अपॉन I अबाउट सेंटर ऑफ मास लाइक दिस। तो ये अल्फा हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो दीज इक्वेशंस टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशंस पूरी मोशन को आपको डिटरमाइन कर सकती है। और किस टाइप की मोशन? वेल, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन की मोशन गाइस। तो अभी चलो आगे चलते हैं। नाउ अभी हम रोलिंग डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज बेसिकली रोलिंग। तो रोलिंग को डिस्कस करने के लिए मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं गाइस। तो चलो एक एक करके हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ताकि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझा जा सके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप लो, बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोलिंग। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए मैं बाइसिकल डिस्कस करता हूँ। जब आप बाइसिकल राइड करते हो, तो जब एक फुल पेडल आप मारते हो, इन केस ऑफ अ फुल पेडल, कितनी डिस्टेंस बेसिकली आप स्ट्रेट रोड पे तय करते हो इन वन फुल पेडल? जब आप बाइसिकल चलाते हो, एक फुल पेडल मारते हो, तो कितनी डिस्टेंस एक स्ट्रेट रोड पे कवर करते हो? ये ऑब्वियसली आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए, पहले से आपने सोचा होगा इस बारे में, नो डाउट, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। दैट इज 2πr एक फुल पेडल में, वेर r इज बेसिकली दी रेडियस ऑफ दैट व्हील। जो व्हील है बाइसिकल की, उसकी जो रेडियस है दैट इज r। तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम एक फुल पेडल में। और इस फुल पेडल एक्चुअली होता क्या है, उसको समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हो कि सपोज करो ये बाइसिकल की व्हील पे बहुत सारे ऐसे स्पोक्स होता है, वी ऑल नो। मतलब जब ये स्पोक, ये पर्टिकुलर स्पोक यहाँ पे है, तब आपने पेडल मारना स्टार्ट किया, तो एक फुल पेडल के बाद ये पर्टिकुलर स्पोक वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, अगेन ये वर्टिकल हो जाएगा ऐसा। तब हम बोलेंगे कि ये जो साइकिल है वो एक फुल पेडल डिस्टेंस तय कर लिया, ऐसा हम बोलेंगे जब वापस से ये स्पोक वर्टिकल हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द इंडिकेशन कि फुल पेडल कंप्लीट हो गई है बाइसिकल की। तो इसको अगर आपको अलग से देखना है तो आप इसको पेंट कर सकते हो किसी डिफरेंट कलर से, और जब ये वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, कंप्लीटली वर्टिकल हो जाएगा ऐसे इसी ओरिएंटेशन में, तब आप बोल सकते हो कि एक फुल पेडल कंप्लीट होगी बाइसिकल की। और वो जो बाइसिकल है 2πr डिस्टेंस कवर कर लिया अलॉन्ग द स्ट्रेट ट्रैक। और इस पर्टिकुलर मोशन को हम बेसिकली बोलते हैं क्या? रोलिंग। ये साइकिल ने रोल किया ऑन द रोड, ये हम बोल सकते हैं। तो इस चीज को मैं डायग्राम के थ्रू अगर और भी अच्छे से दिखाना चाहूँ, तो उस पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर व्हील लूँ अगर मैं बाइसिकल का, तो उस पर्टिकुलर व्हील के मोशन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। जब वो एक फुल पेडल हो गया, मतलब ये जो वर्टिकल यहाँ पे था, ये वापस यहाँ पे वर्टिकल ये वाला पर्टिकुलर स्पोक आ गया। तो इस केस में क्या, जैसा मैंने बताया था कि कंप्लीटली 2πr डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑन द रोड। अगर आप इस पर्टिकुलर मोशन को ही रोड के फ्रेम से देखोगे, रोड पे मान लो कोई बंदा खड़ा है, वो देख रहा है इस व्हील पर्टिकुलर एक किसी व्हील को, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये व्हील पर्टिकुलर प्योर रोटेशन कर रही है। प्योर रोटेशन तो नहीं कर रही है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा। जब कोई भी बाइसिकल मूव करती है रोड पे और आप देखते हो किसी एक पर्टिकुलर व्हील को, तो आपको पता होगा दैट द व्हील इज नॉट इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में नहीं है, बल्कि व्हील आगे भी मूव कर रही है और रोटेट भी कर रही है। और जो व्हील का पार्टिकल है वो बेसिकली एक सर्कल में नहीं मूव कर रहा, दैट इज नॉट मूविंग इन अ सर्कल। वो कैसे मूव कर रहा है, उसी पर्सपेक्टिव को देखो मैं यहाँ पे दिखा। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप देखोगे जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पहले ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव कर रहा है स्पेस में, अगर देखोगे ऐसा, उसके बाद फिर ये ऐसा उठ रहा है। तो ये एक सर्कल में नहीं है, दिस मोशन इज नॉट इन सर्कल। फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा। तो इस टाइप की कुछ मोशन हो रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर पार्टिकल को देखोगे, दूसरी पार्टिकल को भी देखोगे, तो इसी टाइप की मोशन होगी। कोई एक पर्टिकुलर सर्कल में कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है इस व्हील का, तो रिम पे किसी एक पॉइंट की मोशन मैंने ऐसे दिखा दी। अभी जब इस सेंटर पे देखोगे, व्हील के सेंटर पे, तो वो पर्टिकुलरली आगे की तरफ मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है वो भी कुछ ऐसा रोटेशन नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई भी पार्टिकल्स रोटेट नहीं कर रही है, तो हम रिम पे ले या सेंटर पे ले, तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि बाइसिकल रोटेट कर रहा, दैट व्हील हैज मेड वन रोटेशन, ऐसा क्यों बोलते हैं हम? मतलब आप बोलते हैं कि व्हील बेसिकली 2π एंगल रोटेट किया एक फुल पेडल पे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं जब कोई भी पार्टिकल्स हम देख रहे हैं वो कोई सर्कल में रोटेट ही नहीं कर रहा? तो वेल ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू द स्पोक के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो जो स्पोक इनिशियल वर्टिकल था, वापस से 2π रोटेट करने के बाद वो फिर से वर्टिकल हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे आप, तो यहाँ पे रोटेशन हो रही है, और उसी रोटेशन को हम बोलते हैं दैट द व्हील हैज बेसिकली रोटेटेड एन एंगल ऑफ 2π। और उसी सेम पीरियड में ये 2πr स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, किसकी? व्हील की सेंटर की। और इसकी हाफ पीरियड में ऑब्वियसली πr होगा, नो डाउट। और जो स्पोक यहाँ है वो इस हाफ डिस्टेंस पे ये डाउन आ जाएगा, मतलब π मूव करेगा, ऐसा दिस π मूव करेगा, नॉट 2π। और इसी चीज को अगर आप डेल्टा टी टाइम इंटरवल के पर्सपेक्टिव पे बात करो, तो उस
डेल्टा टी टाइम में सपोज करो जो व्हील स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो डेल्टा एक्स मूव कर रहा है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पे 2 पायर बताया वो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स मूव कर रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। और जो स्पोक है दैट रोटेट्स डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम। दस व्हील रोटेट भी कर रहा है एंड स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है इन दैट पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम। और इस रिलेशन को मैं दर्शाना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये हमारे पास होगा, डेल्टा थीटा से रोटेट कर रहा है जो स्पोक है वो, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हील। तो आप देख सकते हो ये अगर डेल्टा थीटा होगा, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा थीटा, तो ये आर है तो ये होगा आर डेल्टा थीटा। तो इतना ही बेसिकली आगे मूव किया है जो व्हील है, इतना ही व्हील का सेंटर जो है वो उतना ही डिस्टेंस आगे मूव किया है, दैट इज आर डेल्टा थीटा। तो उस चीज को मैं यहाँ पे रिलेशनशिप के तौर पर बताया। और जब इसको आप डेल्टा टी टाइम से अगर डिवाइड करोगे लाइक दिस, तो ये क्या निकल कर आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज बेसिकली लीनियर वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज डेल्टा ओमेगा। तो आर ओमेगा, नॉट डेल्टा ओमेगा बट ओमेगा, सो दिस इज आर ओमेगा। मतलब आप इसको लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो कर दोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो, सो दिस विल बिकम वी एंड दिस विल बिकम डी थीटा अपॉन डी टी दैट इज ओमेगा। तो ये कुछ ऐसी रिजल्ट हमारे पास निकल कर आ गए। दिस इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील एंड ओमेगा इज बेसिकली वो एंगुलर वेलोसिटी जिससे व्हील रोटेट कर रहा है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हील। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसके लिए मैंने ये डिस्कस किया है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन जिसमें कि सेंटर ऑफ द व्हील फॉरवर्ड मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एंड व्हील अपने प्लेन पे रोटेट कर रहा है अबाउट इट सेंटर, उसके सेंटर के अबाउट, विथ द रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब ये रिलेशनशिप वैलिड हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन को बोलते हैं प्योर रोलिंग। आपको पता होना चाहिए प्योर रोलिंग क्या होती है। व्हील का सेंटर जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और व्हील जो है अबाउट इट स्ट्रेट लाइन, जो एक्सिस पास हो रही है सेंटर से, उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है व्हील। और जो रिलेशनशिप वैलिड है बिटवीन स्ट्रेट लाइन मोशन एंड दिस रोटेशन, वो क्या है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है। तो उस टाइप के मोशन को हम प्योर रोलिंग बोलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर रोलिंग गाइस। अभी चलो हम इस रोलिंग के केस में एग्जांपल्स के थ्रू और भी अलग अलग टाइप की चीजें डिस्कस करते हैं, लाइक प्योर रोलिंग, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। ये सब चीजें डिस्कस करते हैं गाइस। तो सबसे पहला जो है प्योर रोलिंग डिस्कस करते हैं, मतलब रोलिंग जिसमें फॉरवर्ड स्लिपिंग भी नहीं हो रही है, बैकवर्ड स्लिपिंग भी नहीं हो रही है, उस टाइप की रोलिंग डिस्कस करते हैं। तो उस टाइप की रोलिंग में जब आप ऐसा एक व्हील के तहत ही देखोगे, मतलब एग्जांपल में हम व्हील ही ले रहे हैं, तो उस केस में आप अलग अलग पार्टिकल्स की जब वेलोसिटीज देखोगे, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ये पर्टिकुलर केस है जिसमें हम सेंटर की वेलोसिटी मान रहे हैं v, एंड ये जो रोटेशन हो रही है इस पर्टिकुलर व्हील की दैट इज आर ओमेगा। तो अगेन सेम वैलिड है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये वाला पर्टिकुलर केस है जिसमें प्योर रोलिंग वैलिड होता है, ये मैं अभी बताया जस्ट इससे पहले। तो इस केस में आप अगर देखोगे तो नीचे वाले इस पॉइंट की जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वेल एक तो ये जो सेंटर है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो ये जो वेलोसिटी v है वो हर एक पार्टिकल की होगी। जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो कोई भी पार्टिकल आप इस व्हील पे लोगे सबकी ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी, दैट इज v। ऐसे v होगी सबकी लाइक दिस। किसी भी पार्टिकल को लोगे या तो नीचे हो वो या ऊपर हो या कहीं भी हो तो v होगा। बट ये जो रोटेशन है आर ओमेगा, ये ऐसे रोटेट कर रही है तो ये डिफर होगा, इसका डायरेक्शन बेसिकली डिफर होगा। ये यहाँ पे देखोगे तो ये आर ओमेगा का डायरेक्शन ये है, नीचे देखोगे तो आर ओमेगा का डायरेक्शन ये होगा, बिकॉज ये ऐसा रोटेट हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ऐसा होगा आर ओमेगा, यहाँ पे देखोगे तो ऐसा होगा आर ओमेगा लाइक दिस। तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो आपको कंपोनेंट में लेना पड़ेगा लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसके बाद से आपको वेक्टोरियली निकालना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की कौन सी वेलोसिटी वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों निकालनी पड़ेगी आपको यूजिंग द वेक्टर फॉर्मूला। तो वो एक बात है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अगर अलग अलग पॉइंट्स की निकालोगे आप तो निकाल सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है, वेक्टर आप सबने पढ़ा हुआ है। बट अगर मैं इस पर्टिकुलरली लोअर पॉइंट की बात करूँ तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी में देखो v वेलोसिटी आगे है और रोटेशन में कितना है, आर ओमेगा पीछे है। तो v आगे है, आर ओमेगा पीछे है, मतलब v माइनस आर ओमेगा, बट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो नीचे की वेलोसिटी कितनी होगी, वेल 0 होगी। मतलब ये वाला पॉइंट जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, उसकी वेलोसिटी नहीं होती, वो 0 वेलोसिटी पे होती है। सेंटर कितने वेलोसिटी पे है, सेंटर v वेलोसिटी पे, बिकॉज जो रोटेशन है आर ओमेगा सेंटर नहीं रोटेट कर रहा। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी आगे भी वेलोसिटी ऐसे v है, और जो रोटेशन हो रही है आर ओमेगा उसकी भी ऐसे इसी डायरेक्शन में आर ओमेगा आएगी, मतलब v प्लस ऑफ आर ओमेगा। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2v बोल लो या 2 आर ओमेगा बोल लो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट ट्वाइस वेलोसिटी की है, ये वाला पॉइंट v वेलोसिटी की है, नीचे वाला पॉइंट 0 है। तो इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं लाइक दिस, तो कुछ ऐसा बना सकता हूं मैं, दिस इज 0 वेलोसिटी, दिस इज v वेलोसिटी एंड दिस इज 2v वेलोसिटी। तो ऐसा लाइन ऐसा कुछ बनेगा लाइक दिस। ये v वेलोसिटी से है, ये 2v वेलोसिटी से है और ये 0 वेलोसिटी से है। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप का सिनेरियो होगा। और बाकी सब पॉइंट्स की भी वेलोसिटीज होंगी, वो आप इजीली निकाल सकते हो गाइस यूजिंग वेक्टर, जैसा मैंने बताया। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट केस ऑफ प्योर रोलिंग व्हेन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अभी सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस इज व्हाट, v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। जब v आर ओमेगा से बड़ा है,
दिस इज रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, इसको बोलते हैं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसको मैं अभी एग्जाम्पल के तहत भी अच्छे से डिस्कस करूंगा गाइस, तो अभी आप बस ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से और भी चीजें क्लियर होंगी। सो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है, नो डाउट। बट इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि v इज ग्रेटर देन r ओमेगा है, तो व्हील जो मूव करेगा इस केस में, एक पूरे पेडल की बात करूं तो पूरे पेडल में, फुल पेडल में जो व्हील मूव करेगा वो 2πr से ज़्यादा मूव करेगा, ग्रेटर देन 2πr मूव करेगा एक पूरे फुल पेडल में। ये इस टाइप की मोशन की रिजल्ट है। जब v इज ग्रेटर देन r ओमेगा होगा तो जो व्हील एक फुल पेडल में मूव करेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 2πr। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, अगर मैं व्हील के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस व्हील को एक फॉरवर्ड फोर्स देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फोर्स, और ये फॉरवर्ड फोर्स सेंटर से पास होनी चाहिए ताकि कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। तो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में तो ये फास्ट मूव करेगा, दिस व्हील विल मूव फास्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, बट ये रोटेट कम करेगा, लेस रोटेशन। इस टाइप से आप समझ सकते हो, लेस रोटेशन बट मोर ट्रांसलेशन, ज्यादा आगे ट्रांसलेट करनी चाहिए बट रोटेट लेस करनी चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइप की मोशन का, जहाँ पे v इज ग्रेटर देन r ओमेगा होगा। मतलब जो ओमेगा इज इक्वल्स टू d थीटा बाई dt है, दैट इज बेसिकली लेस, ये लेस होनी चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ से दिख ही रहा है, दिस v इज ग्रेटर देन r d थीटा अपॉन dt, तो d थीटा अपॉन dt लेस होनी चाहिए और ये वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज r इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो इस टाइप की केस को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखूँ तो मान लो बारिश हुई है और जस्ट बारिश होने के बाद रोड स्मूथ है आपकी, तो उस केस में जब आप बाइसिकल चला रहे होते हो और अचानक से ब्रेक मारोगे तो इस टाइप की मोशन आपको देखने को मिलेगी। जब अचानक से ब्रेक मारोगे तो आप फॉरवर्ड स्लिप करोगे, रोटेशन कम होगी व्हील की बट ट्रांसलेशन ज़्यादा होगी आगे, मतलब सेंटर ऑफ द व्हील की ट्रांसलेशन आगे ज़्यादा होगी बट व्हील की जो रोटेशन है वो कम होगी। तो इस टाइप की एग्जांपल आप उस केस में देख सकते हो। तो जैसे ही आपने ब्रेक मारा वैसे साइकिल कुछ दूर पे जाके रुका बट रोटेशन कम किया, फिर भी ट्रांसलेशन थी, और व्हील के नीचे मतलब नीचे सतह के आप पार्टिकल्स को देखोगे तो वो रब करता हुआ दिखेगा आपको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रब करता हुआ दिखेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड स्लिपिंग, और फॉरवर्ड रबिंग भी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं सेम जैसा पिछले केस में डिस्कस किया था प्योर रोलिंग के केस में, तो बिकॉज v, देखो यहाँ पे मैं अगर फिर से ऐसा डायग्राम बनाऊं तो सेंटर की वेलोसिटी कितनी है, v है, और ये r ओमेगा से ऐसे रोल कर रहा, रोटेट कर रहा, बट v इज ग्रेटर देन r ओमेगा इस केस में। तो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन जो वेलोसिटी है वो हर एक पार्टिकल को लगाओ, तो जो नीचे डाउनवर्ड कांटेक्ट में जो पॉइंट है उसकी इधर v होगी और इधर r ओमेगा होगी। बट इस केस में v बड़ा है r ओमेगा से, मतलब जो डाउन पॉइंट है उसकी आगे के डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी है, और नेट वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस r ओमेगा होगा आगे के डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई ये फॉरवर्ड रब कर रहा, फॉरवर्ड स्लिप कर रहा। और ऊपर के यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो ये v होगा और ये r ओमेगा होगा, तो v प्लस ऑफ r ओमेगा होगा, बट अभी v प्लस ऑफ r ओमेगा इज लेस देन 2v या लेस देन 2r ओमेगा आप बोल सकते हो, मतलब अगर इसको प्योर रोलिंग के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी जब ये रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगा तो। और इसकी एक्सट्रीम केस कब होगी, जब व्हील बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ स्लिप कर रहा है आगे के डायरेक्शन में, मतलब ओमेगा 0 है उस केस में, सिर्फ वेलोसिटी हमारे पास सेंटर की ओमेगा 0 है, मतलब रोटेट कर ही नहीं रहा, सिर्फ फॉरवर्ड स्लिप कर रहा है, तो वो एक्सट्रीम केस हो गया। अभी थर्ड टाइप की केस डिस्कस करते हैं गाइस, दैट इज रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। इस केस में जैसा कि नेम सजेस्ट हो रहा है, जो v ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज लेस देन r ओमेगा, मतलब जो सेंटर व्हील के सेंटर की जो वेलोसिटी है, v सेंटर ऑफ मास लिखने का मतलब वही है, दैट इज vcm, ये सेंटर की वेलोसिटी, दैट इज लेस देन r ओमेगा, ये r ओमेगा से कम है इस केस में। तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए इस केस में कि जो व्हील का सेंटर है वो एक फुल रोटेशन में 2πr से कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, लेस देन 2πr से लेसर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक फुल रोटेशन ऑफ व्हील में। तो उस टाइप की केस को हम रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग बोल सकते हैं गाइस। और जैसा कि मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेस देन r ओमेगा, उसी केस में ऐसी चीजें उत्पन्न होगी हमारे पास। तो यहाँ पे एक्चुअली रोटेशन फास्ट हो रही है बट ट्रांसलेशन लेस हो रही है, रोटेशन इज फास्ट बट ट्रांसलेशन इज स्लो, जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस केस। प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि रोटेशन स्लो हो रही थी बट ट्रांसलेशन फास्ट हो रही थी, यहाँ पे रोटेशन फास्ट हो रही है, ट्रांसलेशन स्लो हो रही है। तो इस टाइप की एग्जांपल आप सोच सकते हो गाइस, जब आपने कभी मड पे बाइसिकल चलाया होगा, तो मड पे बाइसिकल चलाने के बाद आप देखते हो कि रोटेशन तो ज़्यादा होती है बट जो आगे डिस्टेंस मूव कर रहा होता है बाइसिकल वो बहुत कम कर रहा होता है। तो दैट इज़ बेसिकली दैट पर्टिकुलर एग्जांपल, मडी रोड पे आप जब बाइसिकल चलाते हो तब। तो उस केस में बाइसिकल का जो व्हील है वो पीछे रब कर रहा होता है, जो व्हील होता है वो पीछे की डायरेक्शन में एक्चुअली रोड को रब कर रहा होता है या मड को रब कर रहा होता है। दैट्स व्हाई दिस इज बैकवर्ड स्लिपिंग। तो इस केस में जब डिस्कस करोगे ऐसा वेलोसिटीज़ को, तो जो डाउनवर्ड साइड की वेलोसिटी मतलब इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, आगे हमें अगेन vcm लिखना पड़ेगा बिकॉज सेंटर की ऐसे वेलोसिटी vcm है और रोटेशन हमारे पास r ओमेगा है, तो r ओमेगा अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। बट यहाँ पे vcm इज लेस देन r ओमेगा, मतलब जो नेट वेलोसिटी है कांटेक्ट पॉइंट की वो पीछे की डायरेक्शन में होगी, r ओमेगा माइनस vcm, ये होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पीछे की डायरेक्शन में होगी। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि व्हील का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो पीछे की डायरेक्शन में रब कर रही होती है। और एग्जांपल के तहत हमने देखा अभी इन केस ऑफ मडी रोड जब बाइसिकल चलती है तो।
और टॉप पॉइंट का अगेन VCM प्लस ऑफ आर ओमेगा होगा, बट दैट इज अगर प्योर रोलिंग के केस से हम कंपेयर करें तो लेस मैग्नीट्यूड होगी उसकी। तो ये 3 केसेस था जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था गाइस, प्योर रोलिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। तो अभी ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया है। नाउ लेट अस मूव अहेड। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की इस कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन जो हम केस अभी तक डिस्कस करते आए हैं इन केस ऑफ रोलिंग। तो पूरी ही मोशन को हम अगेन लैब फ्रेम से देखेंगे। यहाँ पे जो लैब और ए रेफरेंस फ्रेम उसके अंदर रिजिड बॉडी है, सेम अभी भी हम वैसे ही करेंगे। दिस इज ए रेफरेंस फ्रेम एंड रिजिड बॉडी इसके बेसिकली अंदर है ऐसा। तो इस लैब की फ्रेम से हम ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन देखेंगे गाइस। तो अगेन अगर आप इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखोगे, मतलब ए के फ्रेम से देखोगे, तो ये प्योर रोटेशन में है। दिस इज इन व्हाट प्योर रोटेशन। बट क्योंकि ए भी मोशन कर रही है तो लैब के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो ये कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में है। सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन जो हमने अभी डिस्कस किया। सो जो एंगुलर वेलोसिटी है प्योर रोटेशन की दैट इज ओमेगा, और जो लैब के पर्सपेक्टिव से जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की दैट इज वी नॉट। ये कितनी है? वी नॉट वेलोसिटी है, दैट इज वी नॉट वेलोसिटी वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, ऐसे मान लो दिस इज वी नॉट वेक्टर। ये है हमारे पास कुछ इनिशियल बिल्डअप। तो अभी इस रिजिड बॉडी का कोई भी पार्टिकल लो, मान लो मैं यहाँ पे पार्टिकल ले रहा हूँ, तो इस पार्टिकल की मास mi है जस्ट सपोज, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मतलब ए के फ्रेम में जो वेलोसिटी है दैट इज VICM लिखता हूँ मैं उसको, दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एंड VI वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द लैब फ्रेम। तो इसको मैं और भी स्पेसिफाई करूँ तो जैसे ऑलरेडी नेम में दिख रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इस फ्रेम की वेलोसिटी वेक्टर है, एंड दिस इज VI वेक्टर दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। ये लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है किसकी? ये बेसिकली एक पार्टिकल की जिसकी मास mi है। तो इसलिए मैं VI वेक्टर जो है उसको लिख सकता हूँ दैट इज VICM वेक्टर प्लस ऑफ V नॉट वेक्टर, that is velocity of that particular particle with respect to the lab frame is equals to velocity of that particular particle with respect to the center of mass frame plus velocity of center of mass frame itself with respect to the lab। तो ये रिलेशनशिप है हमारे पास बिटवीन दीज 3 वेलोसिटीज। अभी यहाँ से हम लैब फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी इजीली लिख सकते हैं गाइस। क्या होगा? हाफ mi vi स्क्वायर, ये होगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू हाफ mi VICM दिस प्लस ऑफ V नॉट दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ अगेन VICM प्लस ऑफ V नॉट वेक्टर लाइक दिस। तो ये हमारे पास हो गई ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द लैब फ्रेम। ये लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमने लिखा। तो इसको मैं फर्दर अगर लिखूँ यहाँ पे तो क्या होगा? दैट इज हाफ mi VI सेंटर ऑफ मास, एक सबसे पहले उसकी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस हाफ mi V नॉट की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस हाफ mi 2 VICM वेक्टर डॉट ऑफ V नॉट वेक्टर, ये हो जाएगी हमारे पास। बिकॉज V नॉट डॉट ऑफ VICM या VICM डॉट ऑफ V नॉट दोनों इक्वल होती है, दैट्स वाई मैंने उन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया यहाँ पे, एंड दिस इज द फाइनल टर्म। ये हमारे पास आ गई इन 3 की। अभी यहाँ पर हम इसको अगर समिंग ओवर ऑल द पार्टिकल्स करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ समिंग ओवर ऑल द पार्टिकल्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू सिग्मा i हाफ mi VI स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा i हाफ mi VICM स्क्वायर प्लस हाफ सिग्मा mi V नॉट स्क्वायर लाइक दिस समिंग ओवर ऑल i प्लस सिग्मा i, बिकॉज ये टू कैंसिल हो गया हमारे पास, दैट इज mi VICM वेक्टर, इसको डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं V नॉट वेक्टर के साथ लाइक दिस। तो इसको आप समिंग ओवर ऑल द पार्टिकल्स करोगे देन इट विल रिड्यूस टू दिस गाइस। अभी इसमें जो टर्म दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास, मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बिकॉज यहाँ पे VICM हमने यूज किया है। तो दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बॉडी एक्चुअली प्योर रोटेशन कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ, और ये देखो VICM मतलब VICM को मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर ओमेगा डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो mi RI स्क्वायर, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए मैं इसको I लिख सकता हूँ एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस ओमेगा स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं कुछ इस टर्म के रिप्लेस कर सकता हूँ, इस टर्म से हाफ i ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बॉडी एक्चुअली प्योर रोटेशन कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट्स व्हाई दिस टर्म रिड्यूसेस टू दिस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद जो ये थर्ड वाला टर्म है, इस टर्म को आप अगर ध्यान से देखो, दिस इज mi VICM। अगेन ये क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की तरफ इशारा कर रहा है, दैट इज VCM। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की तरफ इशारा कर रहा है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट दैट ओनली। हमने बताया था m1v1 प्लस ऑफ m2v2 अपॉन टोटल मास दैट इज इक्वल्स टू VCM। तो यहाँ पे कैपिटल M इंटू VCM कर दो, तो VCM जो है बेसिकली आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही हो, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 0 है।
सेंटर ऑफ मास सिर्फ रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन में, दैट इज नॉट इन ट्रांसलेशन, दैट्स वाई ये वाला टर्म भी जीरो हो गया। तो वी आर लेफ्ट विथ दिस टर्म जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है प्लस दिस टर्म दैट इज हाफ सिग्मा आई एम आई वी नॉट स्क्वायर है हमारे पास। तो इस टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो वी नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, वो जस्ट बाहर आ जाएगी हमारे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ दिस सम ऑफ मास, मतलब मासेस का आप सम करोगे तो टोटल मास आ जाएगा एम एंड वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद दिस टू टर्म्स, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये दोनों टर्म में हम लेफ्ट कर गए, दैट इज क्या क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये दो टर्म हमारे पास आ गई। अब इन केस ऑफ प्योर रोलिंग के केस में आप ये जो वी नॉट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लैब फ्रेम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द लैब फ्रेम। तो लैब फ्रेम में प्योर रोलिंग के केस में हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख सकते हैं। एंड दैट्स वाई इस टर्म को आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से। तो इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, जो के है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू हाफ आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर एंड दिस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ऐसे रिड्यूस हो गई। तो इस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे, इस टर्म को दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को इस फॉर्म में, और इसको व्हील के साथ कंपेयर करोगे, जो व्हील वाला केसेस हमने पढ़ा है उसके साथ कंपेयर आप करोगे, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास था उस केस में, दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे इसकी अबाउट आई सी एम है हमारे पास, जो आई सी एम है दैट इज अबाउट दिस, ये आई सी एम है प्लस एम आर स्क्वायर बोल रहे हैं यहाँ पे, आर ये डिस्टेंस है दिस एंड मास ये व्हील की ओवरऑल। सो दिस इज नथिंग बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस के थ्योरम पे इशारा कर रही है दैट कैपिटल एम मास ऑफ द ओवरऑल व्हील आर डिस्टेंस पे आई सी एम प्लस ऑफ दिस। ये करोगे तो क्या, इसके अबाउट आई मिल रहा है हमें, इसके अबाउट हमें बेसिकली आई मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दैट इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दैट्स वाई इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ के इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वेयर दिस आई इज अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमें देखा यहाँ पे। सो ये हमें एक दूसरा इंटरप्रिटेशन दे रहा है अबाउट रोलिंग। वो क्या है कि किसी भी इंस्टेंट पे आप एक रोलिंग बॉडी को, जो बॉडी प्योर रोलिंग में है, उसको आप प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय कंसिडरिंग द एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो एक्सिस जा रहा है उस एक्सिस के अबाउट एक प्योर रोलिंग को भी आप प्योर ट्रांसलेशन में इंटरप्रेट कर सकते हो। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया, क्योंकि देखो ये आई सी एम प्लस ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर था, ये काइनेटिक एनर्जी ये प्योर रोटेशन वाली आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन दैट एनी प्योर रोलिंग मोशन को आप कंसिडर कर सकते हो इन प्योर रोटेशन, बट आपको एक्सिस शिफ्ट करनी पड़ेगी टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बट वो एक्सिस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा दैट द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बट इट इज पैरेलल टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से आप इस पॉइंट से आप प्योर रोटेशन कंसिडर कर सकते हो एक प्योर रोलिंग मोशन को भी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रखनी चाहिए। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर गोना प्रूव और डिराइव इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो सिचुएशन सेम है, डायग्राम भी सेम है। अभी हम उसी लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं और ए हमारे पास एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और लैब से हम ए को देख रहे हैं और ए के अंदर अपनी रिजिड बॉडी है। तो अभी इस केस में लैब के अंदर एक हम फिक्स्ड पॉइंट ओ लेते हैं और उस फिक्स्ड पॉइंट ओ के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं उस रिजिड बॉडी की, जो कि ए फ्रेम के अंदर है। और ओरिजिन भी हम अपना यहाँ ओ पॉइंट पे ही ले रहे हैं, ओरिजिन इज एट ओ। तो वहाँ से अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूँ तो एल वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर क्रॉस ऑफ वी आई वेक्टर। ये लिख सकते हैं हम। आर आई वेक्टर ओ से आप ओरिजिन जो है वहाँ से आप आर आई वेक्टर ले रहे हो और वेलोसिटी भी लैब फ्रेम से ले रहे हो, जैसा कि मैंने बताया था अभी वी आई वेक्टर। तो इसको मैं फर्दर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज आर आई सी एम वेक्टर प्लस आर नॉट वेक्टर, लाइक दिस। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जैसे हमने वी आई वेक्टर को लिखा था वी आई सी एम वेक्टर प्लस ऑफ वी नॉट वेक्टर, तो सिमिलर ग्राउंड्स पे हम ये लिख रहे हैं क्रॉस दिस इज वॉट वी आई सी एम वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर, वी नॉट वेक्टर बेसिकली, लाइक दिस। यहाँ पे जो आर नॉट वेक्टर है दैट इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ओ ओरिजिन के तहत। तो इसको मैं फर्दर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एल वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा आई एम आई आर आई सी एम वेक्टर क्रॉस ऑफ वी आई सी एम वेक्टर, लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज सिग्मा आई एम आई आर आई सी एम वेक्टर क्रॉस ऑफ वी नॉट वेक्टर, दिस इज बेसिकली द सेकेंड टर्म प्लस आर नॉट वेक्टर क्रॉस ऑफ sigma I m I v I c m vector, this is the third term plus sigma I m I r naught vector cross of v naught vector, this is the fourth term.
तो इसको मैंने इन 4 टर्म्स में सिंप्लीफाई कर दिया गाइस, बिकॉज दिस टू तो ऑब्वियसली 4 टर्म्स आएंगे हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप सबसे पहले इस टर्म को देखो, सेकेंड टर्म को देखो, दिस सिग्मा आई एम आई आर आई सी एम वेक्टर। सो दिस आर आई सी एम इज बेसिकली वॉट, ये आर आई सी एम क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ith पार्टिकल का क्या पोजिशन वेक्टर है वो है। तो इस चीज़ को जब आप समेशन करोगे तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से m1 r1 प्लस ऑफ m2 r2 अपॉन टोटल मास से आप क्या लिख सकते हो, m मल्टीप्लाइड बाई r वेक्टर होगा। तो ओवरऑल आप जब पार्टिकल्स को समेशन करोगे तो ऑब्वियसली वो सेंटर मास पे आएगा, सेंटर ऑफ मास पे, और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही देख रहे हो आप। तो सेंटर ऑफ मास पे सभी का वेक्टोरियल सम करने के बाद सेंटर ऑफ मास आएगा, और आप सेंटर ऑफ मास से ही देख रहे हो, तो वहीं से देख रहे हो, वहीं पे सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब क्या, दिस टर्म विल बी 0। सिमिलरली वेलोसिटी में भी देखो, आप ith पार्टिकल की वेलोसिटी देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और उसको समेशन कर रहे हो थ्रू आउट ऑल द पार्टिकल्स। तो अगेन वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास पे ही आएगा, बट आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही देख रहे हो, तो ये भी टर्म क्या होगा, दिस टर्म विल ऑल्सो बी 0। इसलिए ये सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म हमारे पास जो है 0 आ जाएगा, सिर्फ हम इन दोनों टर्म से बचेंगे। सो इसको मैं फर्दर लिखूँ तो क्या होगा, दैट इज एल वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा आई एम आई आर आई सी एम वेक्टर क्रॉस ऑफ वी आई सी एम वेक्टर। ये हमारे पास हुआ एक टर्म, प्लस जो दूसरा टर्म आएगा दैट इज एम आर नॉट वेक्टर क्रॉस ऑफ वी नॉट वेक्टर। ये हमारे पास दूसरा टर्म आएगा, क्योंकि मैंने सिग्मा एम आई जो था उसको समेशन करके टोटल मास लिख दिया। सो ये टर्म क्या हो गई, ये टर्म बेसिकली एल ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, प्लस ये टर्म एम आर नॉट वेक्टर क्रॉस ऑफ वी नॉट वेक्टर हो गया गाइज हमारे पास। तो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज सीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, and the second term that is m r naught vector cross of v naught vector equals the angular momentum of the body if it is assumed to be concentrated at the center of mass and translating with velocity v naught vector। तो second term जो है, जब आप पूरी बॉडी को कॉन्सेंट्रेटेड मानोगे एट द सेंटर ऑफ मास और वो ट्रांसलेट कर रही है विथ वेलोसिटी v नॉट वेक्टर, तो दैट इज बेसिकली द एंगुलर मोमेंटम। तो उस केस का एंगुलर मोमेंटम है उस बॉडी का, बट अगेन सेम पॉइंट वो जो हमने कंसिडर किया था लैब में, उस पॉइंट के अबाउट ही है ये भी गाइस। सो दिस इज बेसिकली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अभी चलो लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस वीडियो का गाइस, लाइक व्हाई डज अ रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। रोलिंग स्फीयर क्यों स्लो डाउन करती है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ। सो एक स्फीयर रोल कर रहा है, सबसे पहले वो डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज बेसिकली आवर स्फीयर विच इज रोलिंग लाइक दिस, की वेलोसिटी ऐसे v है और रोल कर रहा है ऐसे ओमेगा से। दूसरे केस में मैं सारे फोर्सेस दिखा देता हूँ इस पे जो भी लग रही है, लाइक दिस है हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली mg, दिस इज बेसिकली फ्रिक्शन एंड दिस इज बेसिकली नॉर्मल। यहाँ से ऐसा नॉर्मल लग रहा है, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द mg। दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मैं बताता हूँ क्यों है। सो दीज आर द 3 फोर्सेज विच इज बेसिकली एक्टिंग, और इससे ही आपको समझ में आएगा कि रोलिंग स्फीयर एक्चुअली क्यों स्लो डाउन हो जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू सम डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो डीसेलरेट करता है, तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने फ्रिक्शन को पीछे लगाया, क्योंकि ये थ्रू आउट द टाइम डीसेलरेट कर रहा है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगा ऐसा कि फ्रिक्शन पीछे होनी चाहिए, दैट्स वाई फ्रिक्शन पीछे मैंने लगाया, बिकॉज ये इसकी मोशन आगे की तरफ है। बट ये जब फ्रिक्शन पीछे की तरफ है तो सेंटर के अबाउट आप जब टॉर्क देखोगे फ्रिक्शन का तो वो इस तरफ है, मतलब, और ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा। तो जब ये एंगुलर वेलोसिटी और बढ़ा रहा है तो एक्चुअल में स्फीयर क्यों स्लो डाउन हो जा रही है, रोलिंग स्फीयर क्यों स्लो डाउन हो जा रही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब यहाँ से कॉन्टेक्ट पॉइंट से है। जब एक स्फीयर रोल करती है तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट आपका होता है वो एक पॉइंट एक्चुअल में नहीं होता, दैट इज नॉट अ कॉन्टेक्ट पॉइंट बट अ कॉन्टेक्ट एरिया। वो थोड़ा सा फैल जाता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, मतलब इसकी ऑब्वियसली मास है, मास के कारण थोड़ा नीचे फैल जाता है। और जो आगे की तरफ से, मतलब इस तरफ से जो फोर्स लगा रहा है ये नीचे सरफेस पे, वो ज़्यादा होता है और इस तरफ से थोड़ा कम होता है। आगे की तरफ से ज़्यादा प्रेशर देता है ये नीचे ग्राउंड को, दैट्स वाई जो नॉर्मल है वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट होता है ना कि पीछे की तरफ, बिकॉज आगे से थोड़ा फोर्स ज़्यादा है, दैट्स वाई नॉर्मल थोड़ा आगे ऐसे शिफ्ट हो गया और mg वहाँ पे ही रह गया, सेंटर से पास हो रहा है। अभी देखो ये नॉर्मल और mg का जो टॉर्क है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यही वो टॉर्क है जो कि एक्चुअली स्लो डाउन कर रहा है रोलिंग स्फीयर को। एक तो फ्रिक्शन पीछे ट्रांसलेशनली स्लो डाउन कर रहा है, और दूसरा जो टॉर्क स्लो डाउन कर रहा है वो नॉर्मल और mg का कंबाइंड टॉर्क है, जो कि फ्रिक्शन के टॉर्क के होने के बावजूद उसको स्लो डाउन कर रहा है, बिकॉज दैट टॉर्क इज बेसिकली स्ट्रॉन्गर, और यही वो नेट टॉर्क है जो कि एंगुलर डीसेलरेशन कॉज कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन गाइज, लाइक व्हाई डज अ रोलिंग स्फीयर स्लो डाउन। तो ये चैप्टर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइज। अभी थ्योरेटिकल लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है फ्रॉम बोथ NCERT एंड HC वर्मा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बल्कि सारे ही टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया है, बट जो जहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, कोई NCERT से, कोई HC वर्मा से, वहाँ से मैंने डिस्कस किया है। होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर, जो कि 8 टोटल लेक्चर है। आप फिर से देखना गाइज, 1 बार 2 बार 3 बार देखना। इन थ्योरेटिकल लेक्चर्स पे जब कॉन्फिडेंस आएगी तभी क्वेश्चन पे मूव करना। अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा गाइज, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।